Hello everyone. Today we will learn about the accounting principles. Which are the accounting principles we have in the accounting? जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं तो उसे हमेशा उसके प्रोपराइटर से अलग ही देखा जाता है। इट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो सेपरेटली फॉर्म होते हैं। उन अकाउंट जो भी लाइबिलिटीज़ होती है, जो भी डेब्ट्स होती है, इनकम होती है, रिवेन्यू होता है, वो जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। सारे ट्रांजेक्शंस उन ट्रांजेक्शंस का उनके जो प्रोपराइटर होते हैं बिजनेस के, उनसे कोई भी लेना देना नहीं होता है। उनके जो भी प्रोपराइटर की जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं या जो भी इनकम होती है उनका उस बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं होता है। दोनों सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स होल्ड करते हैं in case of separate entity. Next one is the accounting period. Period covered by financial statement, that is 1 year, cover all the seasonal variations. अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम, या हम ये कह सकते हैं फिनेंशियल ईयर, जिसके लिए एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अकाउंटिंग की जाती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उनके पास एक सेपरेट डेटा, सिस्टमेटिक डेटा रिकॉर्ड हो सके। ये मेनली जो हम नॉर्मली जो फिनेंशियल ईयर यूज़ किया जाता है दैट इज़ 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये एक फिनेंशियल ईयर कॉमनली यूज़ किया जाता है। बट इट डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन कि वो कौन सा फिनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। फिनेंशियल ईयर जो होता है वो मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है, और ये 1 ईयर के लिए इसलिए रखा जाता है क्योंकि ड्यूरिंग दिस 1 ईयर सारे सीजनेबल वेरिएशंस जो होते हैं हम फेस कर चुके होते हैं। Now, in certain circumstances, it may be possible to have an accounting period which is longer or shorter than 12 months. फिनेंशियल ईयर बेसिस पे जब अकाउंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो मेनली तो 1 ईयर के लिए ही होते हैं, बट वो 12 मंथ से ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड 12 मंथ से कम भी हो सकते हैं। इट ओवरऑल डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ our next concept is money measurement concept. Money measurement concept मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं जिनमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ वही डेटा रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी के फॉर्म में होता है, या सारी इकोनॉमिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Such financial statements are prepared using a uniform currency called the reporting currency. Reporting currency वो होती है जो किसी भी कंट्री में जो भी करेंसी मान्य होती है उसे हम रिपोर्टिंग करेंसी कहते हैं। लाइक अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में रुपीस चलता है, तो इंडिया में जितने भी ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं वो सारे रुपीस में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Now, our next concept is the going concern. Going concern का मतलब होता है कि हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्ट करते हैं तो हम एक परसेप्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी, या वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी, और उसका वाइंडिंग अप के बारे में कोई भी प्रिजम्पशन नहीं किए जाते हैं। इट इज़ अज्यूम दैट द बिजनेस इज़ अ गोइंग कंसर्न एंड वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली। जो भी असेट्स होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी असेट्स उनकी रियल वैल्यू पर ही रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Now next principle is the cost concept. What is cost concept? Cost concept it lends objectivity to the financial statement, as a long term asset will continue to be shown at its historical cost irrespective of fluctuation in the market price. कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी असेट्स हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, एज यूजुअल हमें पता है कि जब हम कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन लीड करते हैं या उसे स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ असेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो जो असेट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उन असेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो उनकी ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है। उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उनकी प्राइस में वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। उन असेट्स की जो ओरिजिनल प्राइस होती है वही वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेस हम रन करते हैं तो हर बिजनेस में डुअल एस्पेक्ट होते हैं। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि अगर हमने कहीं पर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो
चूँकि वो एक कैपिटल है उस बिज़नेस का, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा एज अ कैपिटल। बट वो जो 10,000 रुपीज़ है वो एक तरह का लाइबिलिटी होता है बिजनेस पे प्रोप्राइटर की साइड से, क्योंकि हमने जैसे कि पहले देखा बिज़नेस को एज ए सेपरेट एंटिटी ही डील किया जाता है। तो जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें भी प्रोप्राइटर और बिज़नेस को पूरी तरीके से सेपरेटली ही डील किया जाता है। जो 10,000 रुपीज़ जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है उसे हम बुक्स ऑफ बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट इज़ अ लाइबिलिटी of that organization from the proprietor's side. Now next one is periodic matching of cost and revenue. पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग अ फिनेंशियल ईयर एक साल में जितनी भी इनकम होती है या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मैच किया जाता है। उन्हें मैच करने के बाद ही हम ये पता लगा पाते हैं कि कंपनी को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। उसके लिए कंपैरिजन किया जाता है सारा जो भी ड्यूरिंग का फाइनेंशियल ईयर जितना भी रेवेन्यू हुआ है और जितना भी एक्सपेंस हुआ है सारा कैलकुलेशन सारा रिकॉर्ड किया जाता है। देन दे आर मैच्ड, उन्हें मैच करके हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड तब होता है जब वो कम्प्लीटली हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सेल की है तो सेल एज अ रियलाइजेशन कंसेप्ट अगर हमने सेल की है तो सेल हम तब कंप्लीट मानते हैं जब हम बायर को गुड्स हैंड ओवर कर चुके हैं। नाउ बायर इज़ द लीगल होल्डर ऑफ दैट गुड्स, तो उस टाइम हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐड करते हैं एज अ सेल्स। नाउ वी हैव लर्न अबाउट दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम कुछ कन्वेंशंस होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं जिन्हें हम रीड करेंगे। व्हाट आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस? अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस यूज्ड टू हेल्प कंपनीज डिटरमाइन हाउ टू रिकॉर्ड सर्टेन बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट हैव नॉट येट बीन फुल्ली एड्रेस्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शंस जो कि बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में फुल्ली रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं उन्हें हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म। What is conservatism? In initial stage of accounting, certain anticipated profits which are recorded did not materialize. This result in less acceptability of accounting figures by the end users. On account of this, the accountants follow the rule: anticipate no profit but provide for all possible losses. जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं सो व्हाट हैपन कि जो हमारा एंटिसिपेटेड प्रॉफिट होता है समटाइम्स वो नहीं हो पाता है। कुछ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं बट वो उस टाइम नहीं हो पाता है, तो हम ये करते हैं कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, बट जो लॉसेस होते हैं, प्रोबेबल लॉसेस होते हैं, उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द कंजर्वेटिज्म। Now next convention is full disclosure. फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है वो बहुत ही कंसिस्टेंट और फुल्ली डिस्क्लोज होनी चाहिए। जितने भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर उस ऑर्गेनाइजेशन में उनकी फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम यूज़ कर रहे हैं वो वही अकाउंटिंग प्रैक्टिस पीरियड आफ्टर पीरियड यूज़ की जानी चाहिए। मींस जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हमने फर्स्ट ईयर में यूज़ की है सेम वही फॉलो होनी चाहिए इन नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज़ द मटेरियलिटी। According to this convention, the accountant should attach importance to material details and ignore significant details. Materiality का मतलब होता है कि एक accurate information provide की जानी चाहिए, unnecessary informations वहाँ तक नहीं जानी चाहिए because this is totally wasting of time. तो जो भी relevant information है सिर्फ वही दी जानी चाहिए, unnecessary information को skip कर देना चाहिए।